हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना इस चैप्टर को करते हैं। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के लिए हमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में कुछ आकृतियां बनाई गई हैं और इधर इनके नमूने दिए हुए हैं, तो इनको मिलान करना है। मैं सारी बेसिक जानकारियां इसी में दे देता हूं आपको। सरल बंद वक्र है, इनमें से सरल बंद वक्र। सबसे पहले वक्र क्या होता है? फ्री हैंड से हम कोई भी रेखा खींचते हैं, इसको हम वक्र कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकती है, मीन्स टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वक्र कहलाती हैं। ओके, उसके बाद खुला वक्र और बंद वक्र। खुला वक्र जो जिसके एंड पॉइंट्स आपस में मिल जाएं वो तो बंद हो जाएगा, ये बंद वक्र है। और जैसे ये है, इसके एंड पॉइंट्स आपस में मिल नहीं रहे हैं तो ये खुला वक्र होगा, राइट। उसके बाद एक इसमें आ रहा है सरल वक्र। सरल वक्र वो वक्र होता है यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। मीन्स मैं वक्र बना रहा हूं और इसको ऐसे घुमा के यहां पर ये दोबारा से कट आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये सरल नहीं है, ये वक्र सरल नहीं है। कौन से वक्र सरल होते हैं? ये वक्र सरल है, ये वक्र भी सरल है और ये सरल बंद वक्र है। देखिए, इस टेबल को पूरा करते हैं। पहला है सरल बंद वक्र है। सरल भी है, बंद भी है और वक्र। तो ये बंद है और ये सरल भी है क्योंकि ये आपस में कहीं नहीं काट रहा है। बंद वक्र जो सरल नहीं है, वक्र बंद है, ये दो वक्र बंद हैं, लेकिन ये वाला सरल नहीं है क्योंकि ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए ये सरल नहीं है। तो बंद वक्र जो सरल नहीं है वो ये होगा। सरल वक्र जो बंद नहीं है, सरल वक्र ये रहा और ये बंद भी नहीं है, राइट, क्योंकि ये खुले हुए हैं इसके एंड पॉइंट्स। सरल वक्र ही नहीं है जो वक्र, ये तो सरल है, ये सरल नहीं है क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ये भी इस कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि ये भी सरल नहीं है, हालांकि ये बंद वक्र है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक बहुभुज। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यहां कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए, ये एक रेखाखंड है, दूसरा, तीसरा, 4 रेखाखंड है इसमें। ऐसे ही इसमें भी 4 हैं और ये बंद हैं, बंद वक्र हैं और सरल हैं। ये भी 4 रेखाखंडों से बना हुआ है। इसमें रेखाखंड 3 हैं लेकिन ये सरल नहीं है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। ये इसमें सरल रेखाएं तो हैं लेकिन ये बंद वक्र नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है। तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़ करके, को जोड़ने से प्राप्त होता है। किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से, मान लो ये 4 शीर्ष हैं, इसमें ये PQRS चतुर्भुज है, इसके PQRS ये चारों शीर्ष हैं। किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से विकर्ण प्राप्त होता है, लेकिन क्या शर्त है कि हमें आसन शीर्ष छोड़ देने हैं। तो ये है P शीर्ष के आसन Q है और S है। जो इसके पास वाले होते हैं उनको आसन शीर्ष बोलते हैं। तो P के आसन क्या है? Q है और S है। तो इसको इन दोनों को छोड़ करके
और कौन सा शीर्ष बच गया, आर बच गया, तो पी को आर से मिला दिया, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। ऐसे ही यहां से क्यू से विकर्ण खींचेंगे तो वो पी और आर को छोड़ देंगे, तो एस से मिलाने पर हमें विकर्ण प्राप्त होगा। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि मान लो हमने पी और क्यू को मिलाया तो वो तो हमारा रेखाखंड ही है, भुजा है उसकी, बहुभुज की भुजा ही बन जाती है वो, तो विकर्ण कैसे हो सकता है वो। तो विकर्ण के लिए हम आसन्न शीर्षों को छोड़ करके अन्य शीर्ष को आपस में जोड़ते हैं तो हमें विकर्ण प्राप्त होता है। ऐसे ही ये पंचभुज है, इसमें ए से कौन कौन से शीर्ष खींचे जा सकते हैं, ए से डी और ए से सी, ऐसे बी से ई और बी से डी, सी से ए और सी से ई, डी से ए, डी से बी। इस तरह से हम हर एक बहुभुज के विकर्ण खींच सकते हैं। यहां पर विकर्णों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, 1, 2, 3, 4, 5। चतुर्भुज में 1, 2। विकर्णों की संख्या के लिए एक फार्मूला होता है जो हम आपको बताते हैं। देखिए, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, इसके लिए एक फार्मूला होता है, बराबर होती है n गुना n घटा 3/2। यहां पर n क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है। अब इसमें चतुर्भुज के विकर्ण कितने होंगे, n 4 घटा 3/2, 4 गुना 1/2, 2 आ गया। तो आपने देखा ये चतुर्भुज है और इसमें विकर्णों की संख्या 2 है, 1, 2, राइट। ऐसे पंचभुज का देख लीजिएगा, पंचभुज में 5 गुना 5 घटा 3/2, तो 5 गुना 2/2, 2 से 2 कट गया, 5 आ गया। यहां पंचभुज में आपने संख्या गिनी होगी विकर्णों की, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही षटभुज, सप्तभुज, किसी भी बहुभुज की आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो। बहुभुज के या किसी बंद वक्र में अभ्यंतर बहिर्भाग का अर्थ क्या होता है, अभ्यंतर का होता है अंदर, ये अभ्यंतर है और ये बहिर्भाग है। किसी भी बंद आकृति के बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं, अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं। उत्तल और अवतल बहुभुज, यहां पर ये उत्तल बहुभुज हैं और ये अवतल बहुभुज हैं। क्यों हैं ये उत्तल और अवतल, इसकी सीधी सी परिभाषा है कि जो उत्तल बहुभुज होते हैं उनमें कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होता। यहां देखिए, ये जितनी भी बहुभुज दी हुई हैं, इनमें विकर्ण यदि हम खींचना चाहते हैं तो यहां से विकर्ण खींचेंगे, ये 3 हो गए, यहां से ये 3 हो गए, यहां से ये पहले ही खिंचा हुआ है, ये तो यहां से ये, तो ये सारे ही अभ्यंतर में हैं, बहुभुज के भीतर हैं, बहुभुज के अंदर हैं। बट यहां देखिए, यदि हम इस शीर्ष से इस शीर्ष तक विकर्ण खींचते हैं तो ये बहिर्भाग में आता है, यहां भी ये बहिर्भाग में आएगा विकर्ण, यहां भी बहिर्भाग में, इस तरह से यहां बहिर्भाग में विकर्ण आते हैं। तो इन बहुभुजों को हम अवतल बहुभुज कहते हैं, और वे बहुभुज जिनमें विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं उनको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है,
देखिए, सम तथा विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स किन्हें कहते हैं? तो इसका एक लाइन की परिभाषा है, एक सम बहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। समभुज मीन्स समान भुजाएं होती हैं और समकोणिक मीन्स उनके कोण भी बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख लीजिएगा, ये समबहुभुज है, यहां पर तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर है। ये भी समबहुभुज है, ये भी, लेकिन यहां पर देखिए ये समबहुभुज नहीं है, यहां पर भुजाएं बराबर नहीं है, यहां भी भुजाएं बराबर नहीं है, ये सभी समबहुभुज नहीं है, ये विषमबहुभुज हैं और ये समबहुभुज हैं। सम और विषम बहुभुज के एग्जाम्पल हैं। हम अगला टॉपिक देखते हैं, बहुभुज के कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? ये अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग। हम बहुभुज बना लेते हैं। देखिए, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में जब हम हिस्से करते हैं तो दो त्रिभुज बनते हैं। ये पंचभुज है। पंचभुज के जब हम हिस्से करते हैं तो उसमें तीन त्रिभुज बनते हैं। ये षटभुज है। षटभुज के जब हम त्रिभुजों में हिस्से करते हैं तो चार त्रिभुज बनते हैं। आपको पता है, हर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां पर 180 जमा 180 हो गया। यहां पर 180 को 3 बार जमा कर दिया और यहां पर 180 को 4 बार जमा कर दिया, तो हमें इनका अंतः कोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखिए, 4 में से 4 का हमें 4 में 2 त्रिभुज मिले हैं, 5 में हमें 3 मिले हैं और 6 भुजा वाले बहुभुज में हमें 4 त्रिभुज मिले हैं। ऐसे ही 7 भुजा वाले बहुभुज में हमें ये भुजा और ये त्रिभुज। 7 भुजा वाले उसमें बहुभुज में हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? 5। 8 वाले में मिलेंगे 6। 9 वाले में मिलेंगे 7। मीन्स जिस बहुभुज में 9 भुजाएं हैं उसमें 7 त्रिभुज बनेंगे। तो यहां पर भुजाओं और त्रिभुज में एक संबंध नहीं दिखाई दे रहा है कि भुजाओं में यदि 2 घटा दें तो हमें त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग का एक सूत्र बन जाता है। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, यहां देखिए भुजाओं में से 2 घटाया तो उतने त्रिभुज बनते हैं। तो और जितने त्रिभुज बनते हैं उसको 180 से गुना कर दिया। 2 बन रहे हैं तो 2 को 180 से गुना किया। जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उनको हमने 180 से गुना किया है। यहां ये 180 जमा 180 का अर्थ है 180 गुना 2। यहां है 180 गुना 3। यहां 180 गुना 4, फिर 180 गुना 5, 6, ऐसे। तो बहुभुजों के अंतः कोणों का योग बराबर n घटा 2 गुना 180 हो जाएगा। यहां पर n भुजाओं की संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और इन फार्मूलेज से आप एक्सरसाइज 3.1 कक्षा 8वीं आराम से आसानी से कर सकते हैं।